यहाँ पर हम चाल एवं वेग को देख लेते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है, इसका एक एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है, इसलिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः वेग एक सदिश राशि है। और फिर त्वरण को देख लेते हैं। त्वरण, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण a बराबर v माइनस u बाई टी। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन की गति के नियम को देख लेते हैं। पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। पहला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई विरामावस्थ वस्तु मतलब कोई रुकी हुई वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी और विरामस्थ वस्तु विरामस्थ ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी, जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामस्थ रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व इनर्टिया कहलाती है। फिर वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी होता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देख लेते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण की उपस्थिति से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल या उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर त्वरण गुणे गुणनफल, तो F बराबर m इंटू a। इस समीकरण को ही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये याद रखना है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम देख लेते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, जैसे कोई वस्तु है उस पर कोई एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। अगर जैसे यहाँ पे एक वस्तु है यहाँ दूसरी वस्तु, ये वस्तु इस पर बल लगाएगी तो ये दूसरी वस्तु है उस पर भी इसके जस्ट विपरीत होगा ना, ये इस तरफ लगा रही तो ये इस तरफ लगाएगी, तो इस तरफ ये इस तरफ। तो वही है कि दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, तो यही तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसलिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब संवेग देख लेते हैं। संवेग क्या है?
संवेग जिसे मोमेंटम क्या है इसे देख लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संवेग होता है कि P बराबर m इंटू किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। और संवेग एक क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा जाता है, संवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है, क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि होगी। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग का ये इसका होगा मीटर प्रति सेकंड, ये है मीटर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का SI मात्रक द्रव्यमान का kg हो गया और वेग का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। फिर संवेग परिवर्तन देख लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके दिशा में होता है? बल की दिशा में होता है। यह न्यूटन के गति के नियम का ही एक अन्य रूप है। तो स्पष्ट है कि बल प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन बटे समय। यदि किसी यम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो इसका प्रारंभिक संवेग mu। तो अगर इसका प्रारंभिक वेग u है तो इसका संवेग क्या होगा? P बराबर m इंटू वी होता है। तो m द्रव्यमान है और v उसका जो वेग है v, तो P बराबर m इंटू वी होगा प्रारंभिक संवेग। और t समय बाद उस वस्तु पर f, फिर उसके बाद mu हो गया, P बराबर m इंटू वी होता है। तो P मतलब संवेग हो गया, m हो गया द्रव्यमान हो गया, u हो गया संवेग क्या कहते हैं वेग हो गया। तो वेग इसमें दिया है u, तो P बराबर mu हो गया। तो 30 सेकंड बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि वस्तु पर बल या बल के कार्य करने का अंतिम वेग v होता है। अंतिम वेग फिर से कुछ समय बाद फिर बल लगाते हैं तो इसका अंतिम वेग v होता है। तो v होता है तो हो जाता है। तो अंतिम संवेग क्या होगा? P बराबर m इंटू वी। ये पहला संवेग है, प्रारंभिक संवेग, ये है अंतिम संवेग। इसलिए संवेग में क्या परिवर्तन हुआ? तो संवेग में परिवर्तन हुआ तो mv माइनस mu हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस संवेग में परिवर्तन को जो है f और से दिखाते हैं। और फिर f इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। फैक्टर का एरो है तो f फैक्टर टू mv माइनस mu। ये दिशा दिखा रहा है कि ये है v एक सदिश राशि है, u एक सदिश राशि है। तो संवेग क्या है? सदिश राशि, एक दिशा दिखा रहा है। ये जो एरो है कि f एक सदिश राशि है। f मतलब संवेग परिवर्तन को f बोलते हैं। पहले संवेग को तो p बोलते हैं, लेकिन संवेग परिवर्तन को f बोल रहे हैं। यहाँ mv माइनस mu बटे t संवेग परिवर्तन। तो f बराबर होता है mv यफ ये है। फिर इस पर बल लगा रहे हैं, दो बार बल लगा रहे हैं, तो यफ ये बल हो गया। तो संवेग परिवर्तन जब होता है तो ये बल हो जाता है। और ये संवेग परिवर्तन यफ बराबर हो गया mv माइनस mu बटे t। और t समय तक है तो बटे t हो जाएगा। फिर आगे देखिए यफ बराबर mv माइनस u बाई टी हो गया। m उसको कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाई टी हो गया। यफ इज प्रोपोर्शनल टू v माइनस u। तो v माइनस u को कह दिए a। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन की दर तो v माइनस u बाई टी को बोलते हैं a। तो m a हो जाएगा, तो m a हो जाएगा। तो अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक आएगा नियतांक k, तो k m a। SI मात्रों में k स्थिरांक आ गया, स्थिरांक का मान 1 होता है। तो f बराबर 1 m इंटू ए। तो f बराबर m इंटू ए, जो कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? f इक्वल टू m इंटू ए। संवेग परिवर्तन की दर से हमने इसको निकाला है। फिर संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि कार्य को देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, बल लगाया गया और उसकी स्थिति बदल गई, तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। अगर कोई वस्तु है, कोई बड़ा सा पत्थर है, उसे हम उस पर बल लगाते हैं, अगर वो पत्थर नहीं
नहीं हटा अपनी जगह से। तो वही है कि अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, वस्तु की स्थिति में, पत्थर की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही हम कितने ही उस पर फोर्स लगाए हों या बल लगाए हों, कितना मेहनत की हो। लेकिन अगर वो पत्थर अपनी जगह से हट गया तो वही है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है, जितनी मेहनत लगती है, जितनी बल लगता है, उसी को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का मान होता है कार्य इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः W, F और S से निर्दिष्ट किया जाए तो W बराबर F इंटू S होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः W, F और S से निर्दिष्ट किया जाए तो W बराबर F इंटू S होगा। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उसमें थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पिंड की दिशा में विस्थापित नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये बल लगाया गया, ये है थीटा और ये है F, इधर से बल लगाते हैं, और ये है यस, ये विस्थापन हो रहा है, ये यहाँ था, ये जो है विस्थापित हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये जो कोण है ये थीटा कोण है। तो इसीलिए जो किया गया कार्य, जो यहाँ पे किया गया कार्य, जो यहाँ पे जो किया गया क्या कार्य होगा, तो F इंटू S होता है। तो इसलिए ये F, एक तो F हो गया पहला, F कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कोण बना रहा है ना, कि यहाँ से ऐसे धक्का देकर के यहाँ पे बनाया, तो थीटा कोण बना रहा है, और उसके बीच की दूरी यहाँ से जा करके यहाँ पे रुका है, तो F कॉस थीटा, ये बीच वाला हो गया, F कॉस थीटा, जितना बल लगाया, जितना कार्य किया, तो F कॉस थीटा हो गया, और प्लस जो इसकी बीच की दूरी है, जितना आगे बढ़ा है, तो W बराबर F इंटू S कॉस, या फिर F कॉस थीटा इंटू S। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ F कॉस थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, जहाँ F कॉस थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। कार्य एक अदिश राशि है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक जूल होता है, यदि 1 न्यूटन, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। फिर शक्ति अथवा सामर्थ्य, पावर को देख लेते हैं। शक्ति इसे कहते हैं, इसे सामर्थ्य भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर, जो कार्य करने की दर, कार्य मतलब कार्य W, करने की दर मतलब बटे समय, तो कार्य करने की दर, कोई कार्य कितनी समय में कर रहा है, उसकी जो दर है उसको क्या कहते हैं? सामर्थ्य। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यदि कोई कर्ता T समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति P बराबर W बाई T, क्योंकि कार्य क्या है? W है, समय क्या है? T है, तो P बराबर W बाई T। तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, इसलिए शक्ति का मात्रक कार्य का हो गया जूल और समय का हो गया सेकेंड, तो शक्ति का मात्रक होगा जूल पर सेकेंड होता है। इसे वाट भी कहते हैं। तो जूल पर सेकेंड को, जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व सामर्थ्य भी है। तो अश्व सामर्थ्य किसका मात्रक है? हॉर्स पावर किसका मात्रक कहा जाता है? शक्ति का एक अन्य मात्रक है, हॉर्स पावर कहते हैं। एक अश्व सामर्थ्य कितना वाट होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अश्व सामर्थ्य कितना होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। अब एनर्जी को देख लेते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता, ये है क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, इत्यादि होती है। तो या जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, उसी को ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा में जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि। ये ध्यान देने योग्य है कि ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा दोनों ही अदिश राशि हैं। फिर यांत्रिक ऊर्जा को देख लेते हैं।
यदि यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता का मतलब ही है ऊर्जा, तो इसीलिए ऊर्जा से रिलेटेड है। तो किसी पिंड को या ऊर्जा यांत्रिक मतलब कोई पिंड हो, उसको पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त करती है, यह दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा जो उस पिंड की गतिज ऊर्जा, उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। फिर उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु गति करता है तो उसकी कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है तो उसे जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg है और उसका जो चाल है v मीटर पर सेकेंड हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बताना है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये सूत्र आप ध्यान रहना है कि इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस पर इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। न्यूमेरिकल के टाइप के इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा हमने देख लिया, गतिज ऊर्जा देख लिया, अब जो है स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। जो अगर कोई वस्तु स्थित है या फिर उसकी स्थित है मतलब एक जगह ही स्थिर है और उसकी दशा के कारण होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाया जाए, बल के अंतर्गत मतलब कि बल लगा करके उसकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाया जाए, तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे कोई स्थिर वस्तु है और उस पर जो है बल लगाए हैं और उस पर जो जितनी मेहनत लगती है वही चीज़ें क्या है उसमें संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो वहाँ पे चीज़ें हैं, जो वहाँ पे कोई चीज़ जो रखी हुई। तो वही है कि इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा मतलब कि जैसे कोई रबड़ बैंड है तो वो अभी देखने में क्या है स्थितिज है, लेकिन जब उसको खींचेंगे तो क्या है प्रत्यास्थ है। तो यानी कि जो स्थिति है वो स्थित है लेकिन उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर जो प्रत्यास्थता की एनर्जी की क्वालिटी है वो पड़ी हुई है, जब उसे खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती है। तो यही है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जैसे कि हमारा अर्थ क्या है, हम क्या है जो अर्थ के अंदर से जो एनर्जी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वही क्या है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जो पृथ्वी के अंदर स्थित है वो क्या है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जैसे कि एक तार है वो क्या है स्थिर टाइप में स्थिर ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है वैद्युत है, लेकिन जैसे ही बिजली ऑन हो, जैसे ही लाइट आएगी तुरंत उसमें से बिजली उसके अंदर पड़ी हुई है तो स्थित है उसके अंदर बिजली। तो वही है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है P बराबर mgh। काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है।